नमस्कार। आज हम एक फिल्म समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। फिल्म है वीर वनक्कम और हमारे पास जो जानकारी है वो एक फिल्म रिव्यू से है जिसका टाइटल है वीर वनक्कम मूवी रिव्यू, नोबल इंटेंशंस अनडन बाय वीक क्राफ्ट एंड आइडियोलॉजिकल कन्वीनियंसेस। तो आज हम इसी रिव्यू के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये फिल्म कहना क्या चाहती है, कहानी क्या है इसकी, और रिव्यू करने वाले को इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। खासकर फिल्म की बनावट मतलब क्राफ्ट और जो इसके आइडियोलॉजिकल पहलू हैं उन पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले फिल्म का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये फिल्म असल में एक मलयालम फिल्म का सीक्वल है। या तमिल वर्जन। हाँ, ये 2014 में एक मलयालम फिल्म आई थी, वसंत थिंते कनल वली कलील। उसी के डायरेक्टर अनिल वी नागेंद्रन, उन्होंने ही ये तमिल फिल्म बनाई है, तो आप इसे सीक्वल या तमिल रूपांतरण कह सकती हैं। अच्छा, और ये पुरानी वाली फिल्म शायद बहुत लोगों ने देखी भी नहीं होगी। शायद नहीं। और ये जो फिल्म है ये केरल के एक शुरुआती कम्युनिस्ट नेता पी कृष्णा पिल्लई, उनकी कहानी पर आधारित है। हाँ, और समीक्षक यहाँ एक आप कह सकते हैं दिलचस्प तुलना भी करते हैं। वो एक और फिल्म मेकर हैं शंकरगिरी राजकुमार, उनकी फिल्म बायोस्कोप का जिक्र करते हैं। वो फिल्म राजकुमार की ही एक पुरानी कम देखी गई फिल्म विंगायम के बनने की कहानी थी। तो जैसे बायोस्कोप देखना एक अलग अनुभव था, भले ही आपने विंगायम न देखी हो, वैसे ही यहाँ सवाल उठता है कि भाई कृष्णा पिल्ले की कहानी जो मलयालम में बन चुकी, उसे तमिल में फिर से क्यों बनाया? हाँ, मतलब सिर्फ डबिंग है या कुछ नयापन भी है? बिल्कुल यही सवाल समीक्षा भी उठाती है। ठीक है, तो चलिए अब कहानी पर आते हैं। रिव्यू के हिसाब से कहानी कैसी है? ऐसा लग रहा है कि 2 टाइमलाइन चल रही हैं साथ साथ। हाँ, सही कहा आपने। कहानी के 2 हिस्से हैं, एक तो आज के जमाने का समकालीन और दूसरा ऐतिहासिक। पर समीक्षक को लगता है कि ये दोनों हिस्से ना ठीक से जुड़ते नहीं हैं। अच्छा, कैसे? पहले आज वाले हिस्से की बात करते हैं। हाँ, तो आज वाले हिस्से में हम मिलते हैं राजा महेंद्रन से। जी। कन्याकुमारी का एक अमीर मतलब काफी असरदार परिवार का वारिस है ये। जी। किरदार निभाया है अभिनेता भरत ने। और दिलचस्प बात यह है कि उसका परिचय किसी समाज सेवा वाले काम से नहीं होता, बल्कि एक लोकल एमएलए है वो, उसकी तारीफों के पुल बांध रहा है। तारीफें? किस बात की? वो एमएलए कह रहा है कि महेंद्रन के तो खून में कम्युनिज्म है, क्योंकि उसके पिता कृष्णा पिल्लई की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। अब ये थोड़ी अजीब बात लगती है ना एक अमीर आदमी के लिए। हाँ, खून में कम्युनिज्म होना ये तो थोड़ा विरोधाभासी है। खैर, आगे क्या होता है इस हिस्से में? कहानी में फिर एक मोड़ आता है। पता चलता है कि महेंद्रन की बेटी जो पढ़ी लिखी है वो एक दलित समुदाय के लड़के से प्यार करती है जो पीएचडी कर रहा है। ओ, तो फिर तो गांव में हंगामा हो गया होगा, जाति वाला मामला। बिल्कुल, गांव में एकदम से जाति को लेकर तनाव बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ महेंद्रन का एक अलग रूप सामने आता है। वो अपनी बेटी का साथ देता है, खुलकर सपोर्ट करता है। अच्छा, ये तो प्रोग्रेसिव बात हुई। फिर वो इस तनाव को संभालते कैसे हैं? यहीं पर वो कृष्णा पिल्लई वाली कहानी को लाने की कोशिश करते हैं। महेंद्रन क्या करते हैं कि लड़की के प्रेमी के गांव के जो दलित लोग हैं उनको इकट्ठा करते हैं और उन्हें पी कृष्णा पिल्लई के स्मारक पर ले जाते हैं। स्मारक पर? क्यों? उनका मकसद होता है उन्हें समझाना कि देखो, जाति के नाम पर जो उत्पीड़न हो रहा है उसका विरोध करो, लेकिन शांति से, सकारात्मक तरीके से, हिंसा से नहीं। पर समीक्षक यहाँ एक विडंबना देखते हैं। वो कहते हैं कि महेंद्रन ये सीख उस कृष्णा पिल्लई के स्मारक पर दे रहे हैं जिन्होंने खुद अन्याय के खिलाफ जरूरत पड़ने पर हथियार उठाने से भी परहेज नहीं किया था। ये तो वाकई एक कॉन्ट्रास्ट है कहानी में। अच्छा, और दूसरा हिस्सा जो है जो ऐतिहासिक है उसमें क्या है? वो हिस्सा हमें ले जाता है आजादी से पहले के केरल में। वहां हम देखते हैं पी कृष्णा पिल्लई को, जिनका रोल समुद्रकानी ने किया है। हाँ, समुद्रकानी, वो तो अच्छा एक्टर है। बिल्कुल, तो उन्हें दिखाया गया उस जमाने के जो ताकतवर नंबूदिरी ब्राह्मण थे, उनके जुल्म और जो सामंती व्यवस्था थी उसके खिलाफ लड़ते हुए। इस हिस्से में एक विलन भी है, एक बहुत क्रूर जमींदार। वो रोल किया है एक्टर सिद्दीक ने। रिव्यू कहता है कि जमींदार को बहुत शोषक दिखाया गया है, खासकर दलित महिलाओं का यौन शोषण करने वाला। मतलब केरल का वो काला दौर दिखाया गया है जब जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। तो एक तरफ आज का जातिगत तनाव, दूसरी तरफ पुराने जमाने का जुल्म। लेकिन आप कह रही थी कि समीक्षक को लगता है ये दोनों हिस्से जुड़े हुए नहीं लगते। हाँ बिल्कुल, यहीं पर रिव्यू फिल्म के क्राफ्ट मतलब उसकी बनावट, डायरेक्शन, इन सब पर सवाल उठाता है। सबसे बड़ी आलोचना यही है कि ये दोनों हिस्से
महेंद्रन की आज की कहानी और पिल्लई का पुराना संघर्ष एकदम अलग थलग लगते हैं। मतलब कोई कनेक्शन नहीं बन पाता। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग फिल्में चल रही हों जिन्हें बस एक साथ रख दिया गया है। उनमें कोई ऑर्गेनिक मतलब सहज सा जुड़ाव महसूस नहीं होता। ये नहीं लगता कि एक कहानी दूसरी को सपोर्ट कर रही है या मिलकर एक पूरी बात कह रही है। और विजुअल्स के बारे में क्या पुरानी मलयालम फिल्म से कुछ बेहतर किया है? रिव्यू तो इस मामले में भी नाखुश है। समीक्षक का कहना है कि जो ऐतिहासिक हिस्से के सीन हैं वो काफी हद तक 2014 वाली मलयालम फिल्म से ही लिए गए हैं और उनमें कोई खास सुधार या विजुअल अपग्रेड नहीं किया गया है, बस तमिल में डब कर दिया है। ओह, तो मतलब देखने में पुराने लगते होंगे। हाँ, थोड़े फीके और पुराने। और आज वाले जो सीन हैं उनका स्क्रीन टाइम भी कम है, तो ये बैलेंस भी बिगड़ा हुआ लगता है। क्राफ्ट में और क्या कमजोरियां बताई हैं? डायलॉग्स वगैरह कैसे हैं? ऐसी फिल्मों में तो डायलॉग्स बहुत मायने रखते हैं। हाँ, और डायलॉग्स को लेकर भी रिव्यू काफी सख्त है। कहा गया है कि किरदार ना आम लोगों की तरह बात ही नहीं करते। मतलब उनकी नॉर्मल बातचीत भी ऐसी लगती है जैसे वो कम्युनिस्ट पार्टी की किसी सभा में भाषण दे रहे हो। बहुत भाई भरकम शब्द, उपदेश देने वाला अंदाज, बनावटीपन। तो फिर आम दर्शक कैसे जुड़ेगा? वही तो, अगर फिल्म का मकसद इन विचारों को आम लोगों तक पहुंचाना था तो ये तरीका तो बिल्कुल उल्टा काम करेगा। लोग किरदारों से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ये तो वाकई बड़ी कमी है। और स्क्रीन प्ले, मतलब कहानी कहने के तरीके में भी कोई दिक्कत? स्क्रीन प्ले में एक बात ये उठाई गई है कि जमींदार जो जुल्म करता है, खासकर यौन शोषण वाले सीन, वो बार बार दोहराए जाते हैं। अच्छा। हाँ, समीक्षक का मानना है कि जमींदार कितना क्रूर है ये दिखाने के लिए एक दो असरदार सीन काफी थे। बार बार वही दिखाने से उनका असर कम हो जाता है और वो थोड़ा चीप लगने लगता है, मतलब एक्सप्लॉयटेशन जैसा। कहानी या विचार आगे नहीं बढ़ता। तो ऐसा लगता है कि शायद डायरेक्टर कहानी कहने की बारीकियों पर उतना ध्यान नहीं दे पाए। रिव्यू तो यही इशारा कर रहा है। तो कुल मिलाकर क्राफ्ट के लेवल पर कहानी का जुड़ाव, विजुअल्स, डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले, सब में कमियां नजर आ रही हैं। लेकिन फिल्म का एक आइडियोलॉजिकल एंगल भी है, कम्युनिज्म, कृष्णा पिल्लई। उस पर रिव्यू क्या कहता है? क्राफ्ट की कमजोरियों के अलावा रिव्यू फिल्म के आइडियोलॉजिकल साइड में भी कुछ गंभीर मुद्दे और समझौते देखता है। पहला सवाल तो यही है कि कृष्णा पिल्लई आज के जमाने में प्रासंगिक कैसे हैं? मतलब फिल्म ये ठीक से बता ही नहीं पाती कि कृष्णा पिल्लई की कहानी आज के उस गांव की जाति वाली समस्या के लिए या आज की किसी भी चुनौती के लिए जरूरी क्यों है। महेंद्रन लोगों को उनके स्मारक पर ले तो जाता है, पर वहां से क्या सबक मिलता है आज के लिए, ये कनेक्शन बहुत सतही लगता है। और वो वैचारिक समझौते वाली बात क्या थी? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। समीक्षक को लगता है कि फिल्म बनाने वालों ने तमिलनाडु के दर्शकों को खुश करने के लिए या लुभाने के लिए पेरियार, ईवी रामास्वामी और द्रविड़ विचारधारा की बातें जबरदस्ती घुसाने की कोशिश की है। अच्छा। जैसे महेंद्रन के डायलॉग्स में द्रविड़ परंपरियम यानी द्रविड़ परंपरा जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। समीक्षक इसे एक बड़ा वैचारिक समझौता मानते हैं। उन्हें लगता है कि इससे फिल्म का जो मूल कम्युनिस्ट इरादा है वो कमजोर पड़ जाता है। लेकिन पेरियार भी तो सामाजिक न्याय की बात करते थे, जाति के खिलाफ थे, तो उनके जिक्र से फिल्म कमजोर क्यों होगी? यहाँ ना विचारधाराओं का एक बुनियादी फर्क है। कम्युनिस्ट विचारधारा का बेस है क्लास स्ट्रगल, मतलब वर्ग संघर्ष। समाज अमीर और गरीब में बटा है, लड़ाई इन दोनों के बीच है। ठीक है। जबकि पेरियार का द्रविड़ आंदोलन मुख्य रूप से जाति विरोधी था, ब्राह्मणवाद के खिलाफ था और उसकी जड़ें तमिल पहचान में थीं। और एक और जरूरी बात, रिव्यू में खास आर्थिक मॉडल का जिक्र है। वो क्या? पेरियार प्रॉफिट शेयरिंग यानी मुनाफे में हिस्सेदारी के समर्थक थे, मतलब मालिक अपनी कमाई का एक हिस्सा मजदूरों को भी दे। अच्छा। लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा इसके सख्त खिलाफ थी। अच्छा, क्यों? प्रॉफिट शेयरिंग तो सुनने में ठीक लगता है। कम्युनिस्टों का मानना था कि ये तो पूंजीवादी सिस्टम को बनाए रखने का तरीका है। असली चीज है कि उत्पादन के साधन, मतलब फैक्ट्री, जमीन, इन पर मजदूरों का कंट्रोल हो। वो मालिक की दया पर मिले थोड़े से हिस्से पर क्यों टिके रहे। हाँ, ये बात भी सही है। उनका कहना था कि मालिक कभी सही हिसाब देगा भी नहीं और मजदूर ने मेहनत की है तो उसे उसका पूरा हक, मतलब वेतन, मिलना ही चाहिए, चाहे मालिक को फायदा हो या नुकसान। तो इसलिए कम्युनिस्ट नेता की कहानी वाली फिल्म में पेरियार जैसे नेता को, जिनके आर्थिक विचारों से इतना मतभेद था, एक आदर्श की तरह दिखाना या उनके विचारों को मिलाना, ये वैचारिक रूप से बहुत गड़बड़ लगता है। ये तो वाकई काफी गहरा वैचारिक कंफ्यूजन लग रहा है। क्या डायलॉग्स में भी ऐसी दिक्कतें हैं? हाँ, जैसे मैंने पहले कहा, जब कम्युनिस्ट किरदार
तमिल परम्बरियम या द्रविड़ परम्बरियम जैसे शब्द बोलते हैं तो समीक्षक को बहुत अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा तो इंटरनेशनलिस्ट मानी जाती है, जो क्लास पर जोर देती है, किसी क्षेत्र या भाषा की पहचान पर नहीं। ये परम्परियम वाले शब्द द्रविड़ आंदोलन या रीजनल नेशनलिज्म से जुड़े हैं। तो ये सब मिलकर फिल्म के वैचारिक स्टैंड को और धुंधला कर देता है। पता नहीं चलता कि ये जानबूझकर किया गया समझौता है या विचारों की समझ में ही कमी है। तो मतलब फिल्म ना तो क्राफ्ट में अच्छी बन पाई, ना ही विचारों में कोई स्पष्टता रख पाई। क्या रिव्यू में कुछ भी पॉजिटिव नहीं कहा गया फिल्म के बारे में? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ अच्छी बातें भी हैं, पर वो शायद कमियों के नीचे दब गई हैं। सबसे पहले तो एक्टिंग। समुथिर कानी जो कृष्णा पिल्लई बने हैं उन्हें काफी अच्छा माना गया है। रिव्यू कहता है कि वो उस क्रांतिकारी नेता का जो ऑरा है उसे पर्दे पर ला पाए हैं। चलो ये तो अच्छी बात है। और कहानी कहने के तरीके में कुछ? एक चीज ये अच्छी है कि फिल्म इस बात पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती कि कृष्णा पिल्लई कम्युनिस्ट कैसे बने। वो सीधे उनके एक्शन और संघर्ष पर आ जाती है। हालांकि रिव्यू ये भी जोड़ता है कि ये जो टाइम बचाया गया उसका इस्तेमाल स्क्रीन प्ले को बेहतर बनाने या दोनों कहानियों को ठीक से जोड़ने में किया जा सकता था, पर वो किया नहीं गया। और कोई खास पॉजिटिव पॉइंट? हाँ, एक बहुत जरूरी पॉजिटिव पॉइंट है फिल्म का ऐतिहासिक चित्रण। रिव्यू मानता है कि फिल्म केरल के उस भयानक और अमानवीय अतीत को दिखाने में कामयाब रही है जो बस 100 साल पहले तक हकीकत था। मतलब वो जमींदारी वाला जुल्म? हाँ, वो नंबूदरी जमींदारों का राज जिसे अक्सर अंग्रेजों का भी साथ मिला हुआ था, और उसके नीचे दलितों और दूसरी निचली जातियों पर जो भयानक अत्याचार होते थे, उसका चित्रण काफी असरदार है। समीक्षक यहाँ एक पर्सनल बात भी लिखते हैं। वो कहते हैं कि वो सीन देखकर उन्हें एक पल को सुकून मिला कि उनके जानने वालों को ये सब नहीं सहना पड़ा, पर साथ ही उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए बहुत दुख भी हुआ जिन्हें पीढ़ियों तक ये झेलना पड़ा था। ये वाकई दिखाता है कि इतिहास का वो चित्रण कितना पावरफुल है। ऐसे सच को सामने लाना जरूरी भी है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है जो शायद फिल्म बनाने वालों ने सोची भी ना हो। वो क्या? रिव्यू कहता है कि ये फिल्म शायद अनजाने में उन आजकल के राइट विंग विचारों का खंडन करती है जो केरल में डेमोग्राफिक चेंज यानी आबादी के बदलाव पर चिंता जताते हैं और कहते हैं कि ये भारत के लिए खतरा है। अच्छा, फिल्म इस बहस में कैसे आ गई? फिल्म दिखाती है कि कैसे उस जमाने में ऊंचे जाति के जमींदार जो हिंदू धर्म के नंबूदरी ब्राह्मण थे, तब भयानक जुल्म और अमानवीय बर्ताव निचली जातियों के लोगों के लिए धर्म बदलने या फिर कम्युनिज्म जैसी नई विचारधारा अपनाने की एक बहुत बड़ी वजह बना। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। और चलने की मनाही हो, भयानक शोषण हो, तो वो कोई और रास्ता तो तलाशेंगे ही जहां उन्हें इज्जत और बराबरी का वादा मिले। तो ये फिल्म उस तर्क को कमजोर करती है कि केरल में धर्म बदलना या कम्युनिज्म फैलना किसी बाहरी ब्रेकिंग इंडिया साजिश का नतीजा था। ये दिखाती है कि इसकी जड़ें तो समाज के अंदर के अन्याय में ही थीं। ये तो वाकई एक बहुत अहम पॉइंट है, भले अनजाने में सामने आया हो। तो इन सब बातों को मिलाकर रिव्यू का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने? निष्कर्ष काफी सीधा है। समीक्षक का कहना है कि वीर वनक्कम, जो काफी हद तक पुरानी मलयालम फिल्म की ही रीपैकेजिंग है, भारत के इतिहास के एक जरूरी और दुखद चैप्टर को डॉक्यूमेंट तो करती है, लेकिन एक फिल्म के तौर पर, एक सिनेमाई अनुभव के तौर पर ये बहुत निराशाजनक है। मतलब ऐतिहासिक तौर पर जरूरी होते हुए भी आर्टिस्टिकली फेल हो गई। हाँ, मोटा मोटी यही बात। जैसा हमने डिस्कस किया, आज की कहानी और पुरानी कहानी बिखरी हुई हैं, जुड़ी नहीं है। डायलॉग बनावटी है, भाषण जैसे, क्राफ्ट कमजोर है, और सबसे बड़ी बात, जो वैचारिक घालमेल किया गया है उससे ये न तो एक असरदार कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा फिल्म बन पाती है और न ही एक संतुलित ऐतिहासिक ड्रामा, बीच में कहीं अटकी हुई लगती है। इन्हीं सब वजहों से रिव्यू ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2 स्टार्स दिए हैं, जो मतलब काफी कमजोर फिल्म मानी जाती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या कहेंगे? इस रिव्यू से वीर वनक्कम के बारे में क्या खास बातें पता चली? सार यही है कि वीर वनक्कम के इरादे शायद नेक हों। पी कृष्णा पिल्लई जैसे नेता की कहानी कहना, जाति के उत्पीड़न जैसे मुद्दे उठाना, ये सब जरूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छे इरादों से अच्छी फिल्म नहीं बनती। सही बात है। ये रिव्यू यही दिखाता है कि कमजोर डायरेक्शन, बिखरा हुआ स्क्रीन प्ले, खराब टेक्निकल काम और विचारों को लेकर कंफ्यूजन,
या जानबूझकर किए गए समझौते, इन सब की वजह से फिल्म अपना मैसेज असरदार तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने में नाकाम रहती है। ऐसा लगता है कि एक अच्छा मौका गवा दिया गया। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक तरफ इतिहास है, उसके सबक हैं, दूसरी तरफ सिनेमा का अपना एक मीडियम है, उसकी अपनी डिमांड्स हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक बड़े सवाल पर भी लाता है कि जब फिल्म बनाने वाले ऐतिहासिक लोगों, उनके संघर्षों, उनकी कॉम्प्लेक्स विचारधाराओं को आज के दर्शकों के लिए रिलेटेबल बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये कितना मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट होता है ना। हाँ बिल्कुल। कैसे ये पक्का किया जाए कि कहानी सुनाते हुए न तो इतिहास को बहुत ज्यादा सिंपल बना दिया जाए, न ही उसके मूल वैचारिक संदेश से समझौता हो, और साथ ही फिल्म देखने में भी अच्छी लगे, कलात्मक रूप से भी मजबूत हो। ये चुनौती सिर्फ वीर विनक्कम के लिए नहीं, ऐसी हर कोशिश के लिए है। ये वाकई एक विचार करने वाला मुद्दा है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।